देखिए, धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता था, आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, वो भी सक्रिय राजनीति में शामिल हो रही है। बचपन में जिसने सीखा होता है, कुछ चीजें इजी हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स को समझना, जमीन से धरातल से जुड़ा हुआ होना, ये कुछ चीजें हैं जो राजनीति में होनी चाहिए। देखिए, सुजानगढ़ जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरे दादाजी श्री राउतराम जी आर्य जी की कर्मस्थली रही है। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, जहां सर्व समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। उन्होंने सुचिता की राजनीति की। आम जन, आज भी जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं, तो राउतराम जी की जो उस समय की चीजें हैं, उनके वृतांत वो लोग शेयर करते हैं मेरे साथ में। मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि उन्होंने निष्पक्ष होके बहुत ही अच्छी एक राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़कर वो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका राजनीति.com में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं, श्री रवि आर्य जी, जो कि चुरू जिला प्रमुख प्रतिनिधि हैं और बीजेपी के प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ बीकानेर के आप संभाग प्रभारी हैं। स्वागत है सर आपका राजनीति.com में। नमस्कार सर, अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताइए। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई रही है। मेरे दादाजी श्री राउतराम जी आर्य अक्रॉस इंडिया के एससी के प्रथम जिला प्रमुख रहे। उसके बाद में चूरू से विधायक रहे। चूरू से विधायक रहने के बाद में चूरू में ही राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उसके बाद में 2 बार छापर से विधायक रहे। उसके बाद में सुजानगढ़ से विधायक रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक सेवा में लगाया, समाज सेवा में लगाया। उनको देख के बचपन से ही ये ख्याल रहता था कि मैं भी जनता तक पहुंचूं, उन लोगों की सेवा करूं। चूंकि स्टडी शुरू हुई, स्टडी मैंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में टाटा कम्युनिकेशन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में मैं जोधपुर जोन संभालने लगा। पर दिल में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि समाज के जो वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। चूरू में जिला प्रमुख का जो पद है, पीछे 2020 में महिला रिजर्व हुआ। मेरी धर्मपत्नी वंदना जी जिला परिषद का चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिला प्रमुख के पद पे आसीन किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद से जो दिल में था कि समाज की सेवा करनी है, सभी लोगों को साथ में लेके चलना है, उस पे मैं निरंतर प्रयासरत हूं। मेरा अगला सवाल इसी पे था कि धर्मपत्नी जिला प्रमुख है जी। आपको लगता है कि और भी लेडीज का पॉलिटिक्स में आना उचित है, और किस तरीके से आप सोचते हैं कि उनको आगे इस तरीके से और बढ़ना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर? देखिए, धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम रहता था, आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, वो भी सक्रिय राजनीति में शामिल हो रही है। इसके साथ साथ पार्टीज को भी ये ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह के लोगों को आगे लेके आना चाहिए कि वो समाज में संपूर्ण योगदान दे सकें। जैसे डॉक्टर्स हैं, उनको भी राजनीति में आना चाहिए, इंजीनियर्स हैं, उनको भी राजनीति में आना चाहिए, ताकि एक समग्र भारत का हम विकास करने की सोच को आगे लेके चलें। आप अपने क्षेत्र के कार्य के बारे में बताइए। आप किस तरीके से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और किस तरीके से उन्हें फेस करते हैं, और जिस तरीके से आपका पॉलिटिकल कैरियर रहा है लंबा, तो इजी हो जाता है आपके लिए उनको मैनेज कर लेना? देखिए, बचपन में जिसने सीखा होता है, कुछ चीजें इजी हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स को समझना, जमीन से धरातल से जुड़ा हुआ होना, ये कुछ चीजें हैं जो राजनीति में होनी चाहिए। बचपन से मेरा इस तरह से दादाजी के साथ बैठने का मौका मिला। पिताजी भी मेरे उन्होंने लगातार सक्रिय हैं राजनीति में।
वो भी सरपंच भी रह चुके हैं, जिला परिषद सदस्य भी लंबे टाइम रहे हैं। मेरी मदर भी जिला परिषद सदस्य रही हैं। तो हमेशा लोगों को उनके नियर बाई देखा, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते थे। तो उससे इजीनेस हो जाती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरीके से लेके चलना है। काफी मदद मिलती है इन चीजों से। सुजानगढ़ विधानसभा से यदि आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है आपको कितना प्रेशर रहेगा आपके ऊपर उस जीत के लिए? देखिए, सुजानगढ़ जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरे दादाजी श्री राउतराम जी आर्य जी की कर्मस्थली रही है। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, जहां सर्व समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। उन्होंने सुचिता की राजनीति की। आमजन, आज भी जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो राउतराम जी की जो उस समय की चीजें हैं, उनके वृतांत वो लोग शेयर करते हैं मेरे साथ में। मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि उन्होंने निष्पक्ष होके बहुत ही अच्छी एक राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़कर वो गए हैं। इसी छाप का मेरे को उस क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलता है। जैसा आप देखते हैं, अनुसूचित जाति समाज कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, लेकिन जब मैं राउतराम जी का देखता हूं तो राउतराम जी को 90% अनुसूचित जाति का वोट बैंक मिला करता था। उसके पीछे भी कुछ कारण थे। उन्होंने चूरू जिला हेडक्वार्टर पर 70s के लास्ट में आदर्श छात्रावास, एक हॉस्टल की भी निर्माण किया ट्रस्ट के थ्रू, जिसमें हजारों बच्चे आज नौकरी लग चुके हैं। वो जब बच्चे समाज में जाते हैं तो किस तरह से अपने नेता या उस समाज सेवी को याद करते हैं, वो पहचान कहीं ना कहीं मेरे को काम में आती है। अनुसूचित जाति के लोग बड़े अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक एक्स्ट्रा फायदा मेरे को, बेनिफिट इस क्षेत्र में मिलता है। पैरेलल मैं पिछले 3 साल से सक्रिय हूँ, समाज के लोगों के बीच में जाता हूँ। सर्व समाज ने एक्सेप्ट किया है। साथ में जो गवर्नमेंट्स की योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं, जो नॉर्मली आखिरी छोर पर बैठे हुए आदमी तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं मेरे स्तर पे कोशिश करता हूँ गांव गांव, ढाणी ढाणी तक जाकर जो योजनाएं गवर्नमेंट की हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा फीडबैक और वापस मेरे को मिल रहा है। चूरू में एक आदर्श हॉस्टल चलाते हैं, तो क्या आपका कुछ और विचार है सुजानगढ़ में भी ऐसा कुछ हॉस्टल करने का और स्कूल वगैरह? देखिए, राउतराम जी ने जो आदर्श छात्रावास की नींव रखी, उस समय बहुत जरूरत थी, क्योंकि खुद राउतराम जी ने जो अपनी शिक्षा है वो आजादी से पहले पूर्ण की थी, 10th तक की। उनको जिस टाइम अनुसूचित जाति के बच्चे को स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिलता था, उन्होंने 5th तक सरदार शहर से की। उसके आगे की पढ़ाई उन्होंने संगरिया जाके की। आप सोचिए, एक अनुसूचित जाति का बच्चा आजादी से पहले सरदार शहर जाके पढ़ाई कर, गांव से सरदार शहर जाके पढ़ाई करता है, सरदार शहर से संगरिया जाके पढ़ाई करता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने आदर्श छात्रावास का निर्माण करवाया। गांव में जो बच्चे स्कूलिंग कर लेते थे और ड्रॉप आउट हो जाते थे, बिकॉज शहर में कोई व्यवस्था नहीं होती थी, गवर्नमेंट भी उस समय तक इतना मदद करने की स्थिति में, इस तरह का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज के सिनेरियो में हम देखें तो समाज कल्याण विभाग कार्य कर रहा है, हर जगह हॉस्टल्स वगैरह के निर्माण हो रहे हैं, गवर्नमेंट पूरी तरीके से लगी हुई है। इस वजह से चीजें बदली हैं, लेकिन उस समय इस तरह के हॉस्टल का निर्माण करना, उसकी नींव रखना अपने आप में बहुत बड़ी पहल थी। चूंकि वो अनुसूचित रिजर्व जो सीट है सुजानगढ़, वहां से लास्ट में लड़के आया करते थे, तो उनका ये था कि ये कोई सीट, अनुसूचित जाति की सीट सिर्फ सुजानगढ़ के लिए नहीं है, अपितु पूरे जिले की सीट है। और जिले भर के अनुसूचित जाति के लोगों का उनको प्रतिनिधित्व करना होता है। वो अलग अलग जगह, हर जगह जाकर समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में बात किया करते थे। उन्होंने मृत्यु भोज बंद करवाने के, दहेज प्रथा बंद करवाने के, बाल विवाह बंद करवाने के लिए राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी निरंतर उन्होंने कार्य किए। तो यही सब चीजें हैं जो कि मेरे को भी आमजन से जोड़ती हैं। लोग इजीली अटैच भी होते हैं और मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके दादाजी 5 बार विधायक रहे। राजस्थान में उनकी क्या उपलब्धियां रही और किस तरीके से जनता उन्हें लगातार पसंद करती है, उनके बारे में क्या बताएंगे?
रावतराम जी अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में चौधरी कुंभाराम जी आर्य के संपर्क में है। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में कुंभाराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर बने। रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बाद जब लोगों की जमीन को लेके किसान वर्ग उनके पास पहुंच रहा था, तो उन्होंने एक कानून दिया था जमीन के लिए कि जमीन किंगी बावे बिंगी। चौधरी कुंभाराम जी का ये स्लोगन आज भी जनता के बीच में लोकप्रिय है। उसके माध्यम से जमीन का मालिकाना हक उसके किसान को मिला। रावतराम जी और उनकी टीम उनके पास गए, उनको इसकी बधाई भी दी, साथ में एक सवाल भी रखा कि आपने किसानों को तो जमीन दे दी, पर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके पास ये जमीन ज्यादा दिन रहेगी नहीं। जिस क्षेत्र में जो लोग प्रभावी हैं निश्चित ही इनकी जमीन हड़प ली जाएगी। तो उन्होंने इस विषय पे विचार करके उस कानून में एक लाइन और लिखी, जिसमें लिखा अनुसूचित जाति की जमीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। ये समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा रावतराम जी का योगदान है। इसके साथ ही 1952 का इलेक्शन रावतराम जी लड़ नहीं पाए थे। उसका कारण था मेघवाल शब्द भारत के आरक्षण अनुसूची में शामिल नहीं था। इसके साथ ही मेघवाल, मेघवंशी, बलाई, इस तरह के शब्द जो थे वो सारे शामिल थे, सिर्फ मेघवाल शब्द शामिल नहीं था। रावतराम जी उस टाइम गरीबदास जी महाराज, स्वामी केशवानंद जी आदि के साथ में कुंभाराम जी से मिले। कुंभाराम जी के नेतृत्व में वो लोग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी से उन्होंने वार्ता की, जिसके उपरांत नेहरू जी ने एक कमेटी गठित की जिसने चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर इसके एरिया में आके उन्होंने मेघवाल, मेघवंशी, बलाई इन शब्दों पे लोगों के बीच में जाके उसका मंथन किया। आखिरी में आंकलन आया कि मेघवाल और मेघवंशी, बलाई सब एक हैं। उसके बाद में रावतराम जी 1957 में चूरू से विधायक बने। तो मेघवाल शब्द अनुसूची में शामिल कराने का बहुत बड़ा श्रेय श्री रावतराम जी को जाता है। एक आखिरी सवाल, राजस्थान के अंदर क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली? देखिए, राजस्थान के अंदर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की बात करती है। आज सबसे बड़ा चैलेंज अगर ग्रामीण क्षेत्र में जनता के बीच जाते हैं तो बिजली और पानी का रहता है। अगर कंपैरिजन किया जाए इससे पिछली सरकार का, तो आप देखेंगे कि उस टाइम बिजली के लिए पंडित दीनदयाल ज्योति योजना थी, जिसके अंदर गांव गांव, ढाणी ढाणी में जो लोग बैठे हैं उनके लिए कनेक्शन हुए। आज इस सरकार में अभी तक कोई योजना नहीं है जिसके थ्रू गांव में बैठे हुए लोगों के, ढाणियों में बैठे हुए लोगों के लिए बिजली के कनेक्शन दिए जा सके। सेम चीजें पानी से भी रिलेटेड है। वसुंधरा जी की सरकार में अपनी योजना लेके आए थे, बड़ी अच्छे से उन्होंने एग्जीक्यूट की थी, लोगों को पानी मिलने लगा था। आज भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर नल की योजना है, पर जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन होना था राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। अप्रोक्सीमेट 30 to 35 के बीच में कंप्लीशन हुआ है। बाकी अगर दूसरे स्टेट्स देखें वहां 80% तक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पिछली गवर्नमेंट जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली पानी की, उसमें बहुत अच्छे से काम किया। वो लोगों को याद है, गलतियां हुई हैं, उन लोग सुधारने के पक्ष में हैं। निश्चित ही बहुत अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ रवि आर्य जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे साथ अपने विचार साझा किए। सर, आखिरी में 2 शब्द राजनीति.com के लिए। अंत में मैं राजनीति.com की पूरी टीम को बधाई देता हूं। जिस तरीके से जो लोग हैं उन लोगों के संवाद वो अपने माध्यम से पब्लिकली करते हैं, अपनी लोगों के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बहुत ही अच्छा उनका समाज उत्थान में भी योगदान है। मैं मनोज कुमार जी को और मोहित जी को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।